हेलो लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट स्टार्ट। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाय ऑल। ऑल का यहाँ पे क्या मतलब, किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है? वो एक्सेप्ट किया जाता है देश की जनता और नागरिकों के द्वारा। अब समझते हैं ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था फ्रॉम यूएसए। वैसे ये कभी कभी जनरली पूछ लिया जाता है कि यूएसए को इंडिपेंडेंस कब मिली। तो यूएसए को जो इंडिपेंडेंस मिली वो मिली 1776 को, 4 जुलाई को। ठीक है। और इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर कब तैयार हुआ? वो हुआ 1787 में। अब बात करते हैं अर्ली ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो इसके रूट हिस्ट्री में बहुत पहले से मिलेंगे, जब साइमन कमीशन आया था 1928 में। बट इंस्टेंट मेकिंग जो स्टार्ट हुई वो हुई कैबिनेट मिशन के आने के बाद। तो अब कैबिनेट मिशन होता क्या है? तो कैबिनेट मिशन जो आया वो आया 1946 में ड्यूरिंग वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल। तो उस समय ब्रिटिश इंडिया के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। इनका नाम याद रखना। उस समय ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड वेवेल। अब ये कैबिनेट मिशन होता क्या है? कैबिनेट मिशन ये ग्रुपिंग थी 3 मेंबर्स की, जिसमें वो 3 मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स। अब इन तीनों नाम को याद करने की एक ट्रिक है, APS। A स्टैंड फॉर एवी अलेक्जेंडर, P स्टैंड फॉर पैथिक लॉरेंस एंड S स्टैंड फॉर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है। सो अब कैबिनेट मिशन आ गया। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? ये है संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946। तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? ये है संविधान सभा, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका काम है संविधान बनाना। तो टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और उसकी मीटिंग भी स्टार्ट हो गई। तो चलिए अब समझते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई हमारी वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें थे हमारे 211 मेंबर्स, यानी कि 211 सदस्य। और साथ ही साथ फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए इस असेंबली के सबसे बुजुर्ग मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था, जिनको हम बोलते थे इंटरिम प्रेसिडेंट। ओके। तो नेक्स्ट मीटिंग हुई हमारी 11 दिसंबर 1946 को। तो उसमें क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्शन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना गया, जो थे HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशनल की जो एडवाइस दी वो किसने दी थी? सर BN राव ने। एंड आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो किसका था? MN रॉय का। अब BN रॉय और MN रॉय, इन दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसे आप सब याद कर सकते हो, AB। इंग्लिश में हमारी अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट होती है उसमें फर्स्ट लेटर होता है A एंड सेकंड वन इज़ B। तो A से एडवाइज़र, B से BN रॉय। अब इसकी ट्रिक समझते हैं। आइडिया M, यानी MY, माई आइडिया। ठीक है। इसको ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टोटल सेशन हुए वो हुए थे 165 डेज़ में। और इसमें नंबर ऑफ़ फीमेल मेंबर्स कितने थे? वो थे 15। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर अभी सेटल हो ही रहे थे कि 13 दिसंबर 1946 को, 4 दिन बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली नेहरू जी का देश के लिए विज़न था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, फंडामेंटल्स कैसे होने चाहिए, फिलोसफी क्या होनी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हाई लेवल विज़न तैयार किया था। तो जिसको लास्ट में सब ने एडोप्ट कर भी लिया था। एडोप्ट किया गया उनका 22 जनवरी 1947 को। एंड सभी का मानना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसी रेजोल्यूशन पर बनना चाहिए।
तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेशन। तो जो इम्पोर्टेंट सेशन हुए जैसे कि फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, 10th और 11th, ये इम्पोर्टेंट है। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट सेशन, जिसके बारे में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सेशन में कौन सी मीटिंग कब हुई। तो 9 से 20 दिसंबर 1946 में इस बीच में सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है। और लास्ट सिटिंग जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसके हेड कौन है, ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया है। तो अब चलिए बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना कैसे हुई थी, उसमें क्या है कि हमारी टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 389, जिसमें से 296 जो सीट है हमारी वो है ब्रिटिश इंडिया की एंड 93 जो सीट्स हैं वो है प्रिंसली स्टेट्स की। अब यहाँ पे मैंने जो देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट है रिमेन्ड अनफिल्ड एज दे स्टेट अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्या थे, ये जो प्रिंसली स्टेट थे वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, उनकी सीट होती थी वो अनफिल्ड ही रहती थी। अब बात करते हैं हम ब्रिटिश इंडिया में जो 296 सीटें थीं, ये हमारी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें से 292 जो सीटें थी वो थी हमारी ब्रिटिश प्रोविंस के पास और 4 सीटें जो थी वो थी हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंस के पास। अब वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन कौन सी थी, दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, कोर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब ये जो सीट है, अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जो ये सीट अलॉट की गई थी किस बेस पर सीट अलॉट की गई थी। तो ये सीट अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में डिवाइड की गई थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल्स। 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट अलॉट की गई थी, यानी कि अगर 10 मिलियन पॉपुलेशन है तो 10 सीट अलॉट की जाएगी। 15 मिलियन पॉपुलेशन है जिस भी कम्युनिटी की तो उसको 15 सीट अलॉट की जाएगी। एंड मेथड क्या था हमारा ये, तो वोटिंग मेथड था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी STV। ये वो प्रणाली है जिसमें हर कैंडिडेट अपना पसंदीदा उम्मीदवार को प्रायोरिटी लिस्ट में वोट देता है। जैसे कि मान लो 5 मेंबर हैं, उनमें से फर्स्ट मेंबर को कौन से को प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट की, कौन से को सेकंड की देनी है, कौन से की थर्ड की देनी है। हमने देखा कि जो टोटल सीट्स थी वो कितनी थी 389, बट इससे भी क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो सीट थी वो घटकर 299 हो गई थी, तो वो कैसे हुई। इसमें जो जैसे हमारी 290 सीट रिमेनिंग रह गई थी वो किस वजह से हुई थी, क्योंकि पार्टीशन हो गया था हमारे इंडिया का पाकिस्तान का। तो वो पार्टीशन के बारे में चलो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या था, UK के यानी ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लेमेंट एटली। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को पार्लियामेंट ब्रिटिश ऑफ पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 से पहले ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया, यानी ब्रिटिशों को भारत छोड़ना होगा और जो पावर्स है वो पॉलिटिक्स के हैंड में देकर उन्हें यहाँ से लौटना होगा। तो पहले हमने पढ़ा था ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, वेवेल थे। उनको चेंज करके फिर हमारे वाइसरॉय कौन हो गए, माउंटबेटन। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया जिसमें पार्टीशन था। तो अब समझने वाली बात ये है कि पार्टीशन की मांग रखी किसने। तो जब पार्टीशन की मांग सबसे पहले रखी थी वो रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन्होंने कहा था कि हमें एक अपना अलग स्टेट चाहिए, अपना एक अलग देश चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान, यानी पहले इंडिया ही था। तो पार्टीशन होने के बाद जो था फिर कुछ जो प्रिंसली स्टेट थी और कुछ ब्रिटिश इंडिया के पीपल थे जिनको सीट टोटल मिली हुई थी, तो फिर आधे आधे डिवाइड हो गए। तो 398 में से कुछ उधर चले गए, तो बाकी जो रह गए लास्ट में जो बचे वो बचे 299। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम कितना लगा, कितना उसमें एक्सपेंडिचर आया, कितना खर्चा आया। तो इट टुक 2 years 11 months and 18 days to finalize the constitution। ये सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने क्या करा था, 16 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रीड किया था। उसमें जो भी अच्छी हमने चीज़ें थी वो सब ग्रैब करके हमने अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज कर दी। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो आया था वो 63,96,729 रुपीज़ का आया था। और अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि
1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, उस टाइम में और आज के टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल हैं, तो चलिए जानते हैं। उस टाइम पे 1950 में 22 पार्ट्स थे और अब प्रेजेंट में कितने हमारे 25 पार्ट्स। आर्टिकल्स कितने थे उस टाइम पे 395 और आज के टाइम पे कितने हैं 448। शेड्यूल्स थे तब हमारे 8 एंड अब हो चुके हमारे 12। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो उनके द्वारा परफॉर्म किए गए थे। तो सबसे पहला क्या था, इन्होंने एडॉप्ट कब किया था नेशनल फ्लैग, वो किया था 22 जुलाई 1947 को। एंड नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद को जो फर्स्ट प्रेसिडेंट इन्होंने नियुक्त किया था वो किया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है हमारा, वो है एलिफेंट। एंड ये वन लाइनर क्वेश्चंस में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय, इंग्लिश में किसने लिखा था और हिंदी में किसने लिखा था। इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रेजाद एंड हिंदी में किसने लिखा था वसंत कृष्ण वेद्या। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेकोरेटेड बाय, डेकोरेट किसने किया था नंदलाल बोस ने, बेहोर ने, राम मनोहर सिन्हा ने। ओके, तो एंड टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ऑन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो पास किया गया था और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा केम इनटू फोर्स, यानी फोर्स में आया था, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। इन दोनों डेट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था और एक्सेप्ट किया गया था और एडॉप्ट किया था उसको। 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम इंटरिम गवर्नमेंट थे यानी इंटरिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, परमानेंट किसको चुना गया, एडवाइस किसने दी और आइडिया किसका था, टोटल सीट कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 से 299 कैसे हुई और कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी डिस्कस किए थे हमने कि जैसे कि नेशनल फ्लैग कब अडोप्ट किया, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग कब अडोप्ट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में किसने लिखा, हिंदी में किसने लिखा, डेकोरेट किसने किया। तो आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखें, आपको ज़रूर समझ आएगा। थैंक यू।